नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विचार विमर्श में। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी खेती किसानी से संबंधित जो गंभीर मसले हैं उन पर चर्चा करते हैं, उन्हें समझने की और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है दलहन एक परिदृश्य। जी हाँ, दलहन यानी दालें, जो कि हमारे खाने की थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही दलहन जो है हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी जो है वो देती है। वहीं अगर हम किसानों के नजरिए से देखें तो किसान दलहन की खेती इसलिए करते हैं जिससे उनकी मिट्टी को एक नई जिंदगी मिले, नई ऊर्जा मिले और हमारा फसल चक्र भी जो है वो अच्छा चलता रहे। ले तो हुई कुछ अच्छी बातें, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी कहानी देखें तो वो कुछ और ही बयां करती है। किसान इस वक्त जो दलहन की खेती करते हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दलहन की जो पैदावार है वो घटती जा रही है, जिसकी वजह से हमें दालें विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। इन सब मुख्य बिंदुओं पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दलहन यानी दाल। भारत में कई तरह की दाल उगाई जाती हैं, जिनमें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा, लोबिया, मोठ, काबुली चना, सफेद या पीली मटर प्रमुख है। आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 1 करोड़ 90 लाख टन दलहन की पैदावार होती है, जबकि हमारी घरेलू जरूरत 2 करोड़ 10 लाख टन की है। यानी खपत और पैदावार में अंतर तकरीबन 30 लाख टन का है और इस अंतर को आयात के जरिए भरा जाता है। ये पैदावार संसार भर में पैदा होने वाली दालों की 25% है, यानी दुनिया की 1/4 दाल भारत में होती है। लेकिन जो खपत है वह विश्व की 27% है और दुनिया भर में जितनी दाल आयात की जाती है उसमें भारत की हिस्सेदारी 14% है। भारत में जितने क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं उनमें दलहन का हिस्सा 20% है, लेकिन कुल खाद्यान्न उपज में दलहन 7 से 10% का ही योगदान देती है। हमारे देश में रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों में दलहन उगाई जाती है। रबी में कुल दलहन का 60% और बाकी की 40% पैदावार खरीफ में होती है। अगर रकबे की बात करें तो सन 1950-51 में दलहन का रकबा 19 मिलियन हेक्टेयर था, जो सन 2013-14 में बढ़कर 25 मिलियन हेक्टेयर में पहुंच गया। पिछले 10 सालों में दलहन की पैदावार का आंकड़ा देखें तो सन 2005-06 में दलहन की कुल पैदावार 13.38 मिलियन टन थी, जो सन 2010-11 में बढ़कर 18.24 मिलियन टन हो गई। सन 2014-15 के अंतिम अनुमान में कुल पैदावार 17.15 मिलियन टन रही और साल 2015-16 के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार पैदावार का कांटा 16.47 लाख टन पर आकर रुक सकता है। दलहन आयात की बात करें तो सन 2001-02 में कुल 3,160 करोड़ रुपए आयात पर खर्च हुए और साल 2013-14 में ये आंकड़ा 10,551 करोड़ रुपए हो गया। कानपुर में बने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने दलहन की दिक्कतों को देखते हुए एक विजन 2050 दस्तावेज जारी किया है। इसके मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सन 2050 तक कुल 39 मिलियन टन दलहन पैदावार की जरूरत होगी और इसके लिए दलहन की सालाना वृद्धि दर 2.2% के हिसाब से होनी चाहिए। तो अभी आपने दलहन पर देखी हमारी ये खास रिपोर्ट और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे। मेरी एक और बैठे हैं डॉक्टर बीबी सिंह, जो कि सहायक महानिदेशक हैं ICAR के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। वहीं मौजूद है हमारे साथ कमोडिटी विशेषज्ञ विजय सरदाना जी। आपसे भी जो है वो हम दलहन के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस विषय को। आइए आपका परिचय करवाएं हम श्री सोना मनी जी से, और ये हैं सहायक सलाहकार उपभोक्ता कार्य विभाग के, और आपसे भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे दालों के बारे में। और अंत में आपका परिचय करवाते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री सिद्धार्थ सिंह जी से। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो पहले स्टेटस था आज दालों का किस तरीके का है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और इस वक्त
मेरे साथ डॉक्टर बीबी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दालों की पैदावार लगातार जो है वो घटती जा रही है, इसके पीछे जो वजह है वो क्या है? ऐसा नहीं है, दालों की पैदावार लगातार घटती जा रही है। अगर आप, जैसा आपने रिपोर्ट में अपने देखा कि 2010-11 में हम करीब 14 मिलियन टन दालों का उत्पादन करते थे। उसके बाद ये बढ़ करके 17 मिलियन हुआ, फिर 18 मिलियन हुआ, फिर 19 मिलियन टन हुआ जी। इधर 2 सालों से ज़रूर थोड़ा सा दालों का उत्पादन कम हुआ है जी। जिसका मुख्य कारण ये सूखा रहा है। समय पे वर्षा ना होना और खरीफ के मौसम में बीच में जो है सूखा पड़ना, और रबी की फसलें, जैसा आप जानते हैं दलहनी फसलें जी। 80% जो है ये वरानी खेती, वर्षा आधारित खेती होती है। जी। दूसरा कारण अगर आप देखें दलहनी फसलों का, जैसा आपने बताया कि इसका निर्यात करना पड़ता है, इसको समझने के लिए हमें पूरा जो आपने आज अपना सब्जेक्ट रखा है परिदृश्य, दलहन परिदृश्य देखना पड़ेगा। जी। दलहनी फसलें कोई एक कमोडिटी या एक सामान नहीं है जी। इसमें 12 फसलें उगाई जाती हैं, और जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जी। इसकी खाने की भी अपनी अलग अलग रुचि है। हमारा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया ये जो है अरहर की दाल खाता है। जी। अगर आप पश्चिमी उस भाग में जाएं तो वहाँ पर उड़द की दाल खाई जाती है। जी। इसी तरह से आप पूर्वी उसके तरफ जाएं तो मसूर और अरहर दोनों मिला के खाई जाती है। तो एक इन सब फसलों की एक अलग अलग अपनी ज़रूरत है जी। पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। उसमें से किसी एक चीज़ का उत्पादन अगर कम हुआ तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगर एक का ज़्यादा हो गया तो किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है जी। दलहन के उत्पादन कम होने का। जी। और जैसा आपने पिछले सालों में हुआ, चने का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा 10 मिलियन टन करीब हुआ जी। 2013-14 में। उसके बाद पूरे साल किसानों का चना जो है 22 से 23 रुपया किलो बिकता रहा। तो दूसरी बार किसान चना नहीं बोएगा जी। क्योंकि यहाँ कोई उस तरह की सपोर्ट नहीं है, और ये 12 तरह की दालें हैं। बिल्कुल। और खाने वाले अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं, बिल्कुल। उगाने का क्षेत्र अलग है। धान गेहूँ में जैसा आपने सरकार खरीदती है उनका मूल्य स्थिर होता है, इसलिए किसान उसको उगाता है। जी। ऐसा नहीं है कि दालों को उगाने के लिए दालों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जैसा आपने बताया कि दालें जो है हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरत है इनकी। इनका समावेश करने से हमारी खेती जो है टिकाऊ होगी। जी। हमारे जो है अन्य धान फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। जी। और खाद की मात्रा भी कम होगी। बिल्कुल। और हमारा किसान ये जानता है, जी। हमारा किसान ये जानता है उत्पादन कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या इसमें जो है, एक तो बरानी खेत क्षेत्रों में होना, दूसरा जो है इनके उत्पादन का मूल्य जो है न मिलना। बिल्कुल। आपसे इस पर जो है वो चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। विजय सरदाना जी, आप एक कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और इस नज़रिए से आप क्या देखते हैं? पिछले जो हमारे स्टैट्स दिखाते हैं वो तो यही कहते हैं कि दालों की पैदावार जो है वो कम हुई है। क्या आप डॉक्टर बीबी सिंह से सहमति रखते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं दालों की पैदावार को लेके तो हमें किसान के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। जी। किसान अपने आप में एक व्यापारी है, क्योंकि उसका पूरा जो जीवन यापन है वो खेती से चलता है। बिल्कुल। जब हम दालों की उत्पादन की बात करते हैं तो किसान ये देखता है कि उसको किस फसल में ज़्यादा मुनाफा है। वो दाल को जो बाकी उसके पास ऑप्शंस हैं उससे कंपेयर करेगा। अगर दाल में उसको मुनाफा नहीं मिलता है कंपेयर टू जो बाकी क्रॉप्स हैं उनके, तो वो दाल क्यों उगाएगा। बिल्कुल। इस साल अगर आप देखें कि जो एरिया में बढ़ोतरी हुई है, जब भारत सरकार ने MSP बढ़ाया, किसान को लगा कि शायद इस बार ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो किसानों ने दाल लगानी शुरू करी। 30% क्षेत्रफल आपका दालों के अंदर बढ़ा। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जब हमने MSP बढ़ाई तो क्या किसानों को वो टेक्नोलॉजी मिली? बिल्कुल। क्या उसको नए बीज मिले? क्या उसको एक्सटेंशन सर्विसेज मिली? क्या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, जो प्राइस प्रोक्योरमेंट सपोर्ट है, क्या वो मिला? अगर वो नहीं मिलेगा और मान लीजिए कि जब हार्वेस्टिंग होगा और उस समय किसान को जो हमने प्रॉमिस किया वो नहीं मिलेगा, तो क्या अगली बार वो दाल उगाएगा? बिल्कुल। इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी वस्तु का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो किसान तक उसका फायदा पहुंचे।
अगर किसी भी कारण से वो फायदा नहीं पहुंचता है तो किसान अल्टरनेट ढूंढेगा। बिल्कुल फिर आपके लिए इस देश में दाल कम हो वो हमारी समस्या हो जाएगी, वो किसान की समस्या नहीं है। बिल्कुल किसान को तो अपना घर चलाना है। बिल्कुल तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश की जो पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम है, खासकर जब हम दालों की बात कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम किसान से चाहते हैं वो उगाए, तो उसके लिए हम पूरा सिस्टम क्या डेवलप कर रहे हैं जिससे किसान उसको कंफर्टेबल फील करे, बिल्कुल किसान से को उससे फ़ायदा हो और किसान आगे बढ़े। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जो एक अहम बात की है विजय सरदाना जी। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है और जिससे उसको जो है वो पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर सोनामणि जी मैं आपके पास आऊँगी, आप उपभोक्ता कार्य विभाग में हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो पैदावार कम हो रही है इसका पीछे जो वजह है वो आप क्या देखते हैं? दाल का अगर हम उसका प्रोडक्शन देखें तो उसका फ्लक्चुएशन तो हो रहा है, वो तो ठीक है। 2013-14 में दाल का प्रोडक्शन अराउंड 18-24 मिलियन टन है और 13-14 में अराउंड 19.25 है। लेकिन जो 14-15 में कुछ ड्राउट हो गया, एडवर्स वेदर कंडीशन हो गया, वो भी एक फैक्टर है जो दाल का सिग्निफिकेंट फॉल इन प्रोडक्शन होने का। वो मेन कारण तो ड्राउट है, ठीक है। बट बिसाइड्स ड्राउट जो फरवरी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है ना, उसकी वजह से भी 2013-14 में जो ग्राम बेल्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट वो हुआ था। उसका हेलस्टोन की वजह से काफ़ी ग्राम ओलावृष्टि जो हुई थी उस वजह से काफी फसल जो है वो उसका जो 1 मिलियन टन का शायद नुकसान हुआ था शायद राजस्थान और यूपी में भी। और एक और फैक्टर है जो हमारा जो दाल का जो फार्मर होता है ना, वो मोस्टली मार्जिनल फार्मर है एंड दे कल्टिवेटेड इन मार्जिनल लैंड। और मार्जिनल में ये होता है ना, अगर पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा ना तो फसल खराब होगा, अगर कम भी होगा तो खराब होगा। इसलिए जो फार्मर को भी शायद एमएसपी तो सपोर्ट देना चाहिए। अगर समझ एमएसपी सपोर्ट नहीं देगा, देख लो 2013-14 में जो उसी टाइम हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हाई था, तो उस टाइम प्राइवेट प्लेयर तो नहीं आया, तो काफ़ी कम हो गया। फार्मर को नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि एमएसपी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए गवर्नमेंट का कोशिश तो कर रहा हूँ एमएसपी ठीक से इम्प्लीमेंट करो। इस बार हमने मूंग में कर रहा है, जो कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हमने मूंग खरीदा एमएसपी में, और उसकी वजह से मूंग का प्राइस बढ़ गया। उसका फायदा फार्मर तो हो रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ सिद्धार्थ जी आप भी मौजूद हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्टैट्स के नज़रिए से आप क्या बताएंगे? सबके जो है हमें यहाँ पर मिल गए हैं सुझाव, आप क्या बताएंगे कि आपका नज़रिया क्या है इसमें? मैं सरदाना जी की बात से एक बात जो कहना चाहूँगा वो उन्होंने कहा कि चूँकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और जो लैंड अवेलेबल फॉर जो एग्रीकल्चर है वो घट रहा है, हमारे जल संसाधन भी सीमित हैं, और शायद यही वजह है कि जब से ये नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई, उसने और उसके आते ही दाल की कीमतें जो है काफ़ी बढ़ी। हाँ, पिछले 2 सालों से दाल की कीमतें काफ़ी ऊँची गई, अब तो उनमें थोड़ी गिरावट भी आई है, काफ़ी हद तक गिरावट आई है। और यही कारण है, चूँकि इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि सरकार, चूँकि हमारे संसाधन सीमित है, इसी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हम हिंदुस्तान के बाहर जाके दालों का उत्पादन करा सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक अभी हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया है मोजाम्बिक के साथ, तो वो एक मुझे लगता है एक नया एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, एक नई तरह की सोच है। क्योंकि जब ये समस्या सामने आई तो शायद उसी चुनौती को लेते हुए हमने इसका एक ये हल निकाला है कि अब हम जैसे बाहर के देशों में जाके उसका दालों का जो है प्रोडक्शन जो है कराएं और वहाँ से फिर हम उस दाल को लेके आएँ हिंदुस्तान में। चूँकि दाल दुनिया में बहुत सीमित देश हैं जहाँ पे दाल का प्रोडक्शन होता है, तो इसी वजह से ये भी नहीं है कि दालों का आयात या निर्यात, मतलब जो अगर हम इंपोर्ट भी करना चाहें तो बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से शायद उसका एक सोल्यूशन हमने जो एक शुरुआत की, एक पहल की है, तो वो ये है कि हम दूसरे ऐसे देशों को विकल्प देखें जहाँ पे दालों का उत्पादन कराया जा सके और वहाँ से फिर उसको हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए उसको इंपोर्ट कर सकें। जी बिल्कुल। मोजाम्बिक का जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर हम चर्चा बिल्कुल आपसे जारी रखेंगे। यहाँ पर डॉक्टर सिंह आपके पास मैं वापस आना चाहूँगी। बताया गया कि हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो कम है और उसको देखते हुए हमें जो है बाहर विदेशों से जो है हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर दालों का जो है वो पैदावार हो, वहाँ पर प्रोडक्शन हो। आप इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे? क्योंकि ये क्या किसानों के लिए लाभकारी है या किसानों के नज़रिए से अगर देखें तो उनको इसमें कुछ घाटा है? अपने देश में अगर हम दाल की पैदावार नहीं करेंगे, बाहर से जो है वहाँ पर हम पैदावार करेंगे, तो ये कितना सही है या कितना गलत है? आप क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, थोड़ी मात्रा में गवर्नमेंट ने जो पहल करी है मोजाम्बिक से या अन्य देशों से, सोच रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन दाल का उत्पादन इस देश में बढ़ाया जा सकता है। जैसा सरदाना साहब ने कहा कि तकनीकी और तकनीकी है, तकनीकी को पहुंचाने के लिए पहली बार इस सरकार ने दलहनी फसलों पर अलग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्रों और विश्वविद्यालयों को लेकर के 505 करोड़ की परियोजना जो है अगले सालों के लिए दी है, और जिसमें हम दलहनी फसलों में देखिए मार्केट एक प्रॉब्लम है जी, कंज्यूमर प्रेफरेंस एक प्रॉब्लम है, और जो दाल हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर से आप नहीं ला सकते। आज जैसे कह रहे हैं 5.5 मिलियन टन हम दाल ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? पीली मटर ला रहे हैं। पीली मटर कोई दाल नहीं खा रहा है, इसलिए प्राइस ऊँची। पीली मटर तो जा रही है बेसन में, इसमें उसमें और प्रोसेसिंग में। दाल तो है अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, बिल्कुल, चना भी पूरा प्रोसेसिंग में जाता है, कोई नहीं खाता। तो ये अरहर, उड़द और मूंग, इनका उत्पादन बाहर बहुत कम होता है। जलवायु उस तरह की भी नहीं है उनकी, जो दलहनी फसलों की उनकी जो उत्पादन है वो मटर है और बीन्स है दूसरी, वो हमारे ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि दलहनी फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कई तरह के प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे रिसर्च के फ्रंट पे आप देखें तो पहली बार हमने जो है वो 55 दिन का मूंग बीन की प्रजाति निकाली है। मूंग का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया और प्राइस क्रैश हो रहा है, ऐसे नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कहाँ से आता? बिल्कुल, तकनीकी है। विश्व में पहली बार 55 दिन में पैदा होने वाली वैरायटी हमने करी है। और अगर दलहनी फसलें दो धान फसलों के बीच में नहीं आएंगी, जैसा आप देखिए पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जो इंडो गैंगटिक प्लेन है जी, इसमें अगर दलहनी फसलों का समावेश नहीं हुआ तो ये धान गेहूं का उत्पादन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। अत्यधिक पानी और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनका भी नुकसान होगा जी, इसलिए उस पर बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे पास करीब 11 मिलियन टन, 11 मिलियन हेक्टेयर, 110 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है धान के बाद जी, पड़ती होती है। उसमें दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं। दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने से 3 तरह के फ़ायदे होंगे जी, एक तो हमारी जो धान फसलों की या दूसरे फसलों की खेती है वो टिकाऊ होगी, ठीक है, हमारी ज़मीन की उत्पादकता बढ़ेगी, और हमें बाहर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जी, मटर आप मंगा लीजिए जितनी मंगाना चाहें, चना कुछ आ जाएगा, बाकी अरहर मूंग उड़द नहीं मिलने जा रहा है आपको। जो बेसिक जो जितना आप दालें चाहें हैं उतना नहीं मिलेगा, जिनकी खपत ज़्यादा होती है, जो हम देश खाते के हैं अंदर, दाल जो के हम हिसाब से खाते हैं, जिनका अगर 10% प्रोडक्शन कम होता है तो 60% प्राइस राइज होता है। अरहर का प्रोडक्शन हमने कितना, बहुत थोड़ा सा कम हुआ था, और इस बार डबल होने जा रहा है। अगर डबल हो जाएगा फिर प्राइस आ जाएगा एमएसपी के नीचे। तो ये सब समस्याएं हैं। जी, सरदाना जी आपसे पूछना चाहूँगी, हर बार तकनीक की बात होती है, क्या ये सब जितनी तकनीक की बात हो रही है ये सब किसानों तक क्या पहुँच पा रहा है? आपको क्या लगता है? क्या एक अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की भी, तो क्या ये भी इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा माना जाता है जो हमारी पैदावार जो है वो दलहनों की कम हो रही है? देखिए ये बात हमारे सामने उदाहरण हैं, आज की तारीख में भी है। जिस तरह से जलवायु बदल रही है, हमने देखा है कि पिछले 5-7 साल में जो सर्दियों में जो टेम्परेचर रहता था वो आज नहीं रहता है। जब आप गेहूं की कटाई या सरसों की कटाई में, एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो हम मार्च में करते थे आज वो शिफ्ट होकर अप्रैल तक शिफ्ट हो गई। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारी क्षेत्रफल पे पड़ रहा है, हमारी फसलों पे पड़ रहा है। आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तकनीक की। अगर हमारे पास तकनीकें आज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साइंटिस्टों ने काम नहीं किया। बिल्कुल, आज तूर का जो फील्ड ट्रायल्स हैं, भारत सरकार की जो डेटा है वो करीब 1700 1 किलो के पर हेक्टेयर के हिसाब से एक हमारे पास आंकड़ा है। लेकिन जो एवरेज प्रोडक्टिविटी आती है वो 1100-1200 आती है। वही मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये सिर्फ एक स्टैट्स ही है या तो फिर मैं वही आ रहा हूँ। तो आज जो हमारे लिए, जो भारत सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक्सटेंशन सर्विसेज, कि जो वैज्ञानिक तकनीकें पैदा करते हैं, लैब्स में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो किसानों तक कैसे जाए। पिछले 10 साल में जब से लिबरलाइजेशन हुआ है इस देश में, हमने पूरा का पूरा फोकस दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। हमने ना एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, ना हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे ध्यान दिया, ना हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। और कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी कि हमने सोचा कि ये सब काम प्राइवेट सेक्टर कर लेगा, भारत सरकार को खेती पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन FDI ला के इस देश को चला लेंगे। आज वो खामियां हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि 1.5 करोड़ की आबादी इस देश की हर साल बढ़ रही है, बिल्कुल वो आप नहीं रोक पा रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि तकनीकों की, जैसे सर ने कहा कि आप 11 मिलियन एकड़ जो आपकी जमीन है, 11 मिलियन हेक्टेयर जो हम एक्स्ट्रा जमीन हम लाएंगे, जो हम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके, ये आपको टोटल जो प्रोडक्शन देगा वो करीब 28 मिलियन टन आप एक्सेस, जो जिसको मैं कहता हूँ टोटल सीमा जो आपकी आएगी वो 28 मिलियन टन की आएगी, और इसको पूरा करने में आपको 5 से 7 साल लगेंगे। 5 से 7 साल में आपकी आबादी जो अगर आज 127 है वो बढ़ के 136 137 मिलियन 137 करोड़ हो जाएगी। आपको उस समय 28 मिलियन टन दाल कम पड़ेगी। मेरा अनुमान यह है कि इस देश को 2030 तक 40 मिलियन टन दालें चाहिए खाने के लिए। जो आप दाल पैदा करते हो खेत में वो आप ऐसा खा नहीं सकते, उसको आपको मिलिंग करना पड़ेगा। जब आप मिलिंग करते हो तो 15 से 20% वहां वेस्टेज भी होता है। तो टेक्निकली जो आपको दालें चाहिए, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो 50 मिलियन टन चाहिए, अगर आपको इस देश के हर आदमी को जरूरत के हिसाब से दाल खिलानी है। तो आप पैदा कर पाएंगे 28-30, फिर भी आपके पास शॉर्टेज रहेगा। जी बिल्कुल, इस चर्चा को हम बिल्कुल आगे जारी रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण जो है ये एक विषय है, दालें एक परिदृश्य, बहुत महत्वपूर्ण होती है दालें हमारे जीवन में। इस चर्चा को बिल्कुल आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है दालें एक परिदृश्य, और यहाँ पर हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। चर्चा को हम बिल्कुल आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको विस्तार से समझते हैं। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में दलहन के मामलों पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पिछले दिनों केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में समिति ने दलहन के मामलों पर विस्तार से विचार करके अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। इनमें कहा गया है कि सरकार को दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बढ़ाना होगा। 2015-16 के लिए चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए किलो का और खरीफ 2017 के लिए अरहर और उड़द में 60 रुपए किलो की बढ़ोतरी करनी चाहिए। साथ ही दूसरी दालों की MSP को बढ़ाया जाना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 10 से 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देनी चाहिए। समिति ने दलहन के भंडारण को बढ़ाकर 20 लाख टन करने की बात कही है। खास तौर पर अरहर का स्टॉक 3.5 लाख टन और उड़द का भंडारण 2 लाख टन होना चाहिए। इन दालों की बाजार में खरीद तब की जाए जब इनके भाव नीचे आ रहे हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि दलहन के निर्यात और भंडारण सीमा पर प्रतिबंध को हटा लेना चाहिए। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलने में मदद मिलेगी। दलहन के अधिक उत्पादन के लिए GM फसलों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही दलहन की नई किस्मों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रभावी खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कुछ केंद्रीय मंत्रियों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो अभी आपने देखी ये रिपोर्ट और इसको जाना समझा। आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक मंशा है इस रिपोर्ट में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या समझाएंगे आप आसान शब्दों में?
बेसिकली जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद सुब्रमण्यम, जो उनके नीचे एक कमेटी बनी थी, उसने मुझे लगता है एक बड़ी होलिस्टिक सी अप्रोच ली है टोटल जो समस्या है इन दालों के उत्पादन को लेकर देश में, तो उसको एक समझने की कोशिश की है और उसके आसान जो उन्होंने जो है सुझाव दिए हैं कि उसको किस तरह से उससे निपटा जाए। बेसिकली एक तो उनका जो एम्फेसिस है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसान को मिलना चाहिए, उसको जो है रेगुलर इंटरवल्स पे उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है, क्योंकि अभी तक क्या है हमारे यहाँ गेहूं और धान का जो प्रोक्योरमेंट है उस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान होता है हमारा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, लेकिन जो दालों को लेके प्रोक्योरमेंट को ऊपर जो फोकस होना चाहिए वो है नहीं। तो उस बात को उन्होंने इस बात पर काफ़ी एम्फेसिस डाला है इस कमेटी ने कि प्रोक्योरमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बफर स्टॉक बनाने की भी बात की है, चाहे तूर दाल हो या उड़द का, अलग अलग दोनों के लिए एक हम लोगों को एक बफर स्टॉक रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जो ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी पॉजिटिव वो है, उन्होंने बोला स्टॉक लिमिट हटा देना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट जो दाल प्रोडक्शन में है वो प्रिक्योर तो हो जाए, हम किसान से दाल उठा तो पाएँ। इसके अलावा उन्होंने बोला है जो नए, जैसे सरदाना जी ने कहा कि बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो बीज की नई किस्में हैं उनको भी हमको जो है अपने किसान तक पहुंचाने की ज़रूरत है। साथ ही जो हमारे स्टेट्स के जो मंडी लॉज हैं उनमें भी जो है चेंज करने की उन्होंने बात कही है, ताकि जो किसान जो है अपनी दाल को किसी को भी कहीं भी जाके देश में बेच सके। तो मुख्यतः जो उनका जो सुझाव है इस कमेटी का वो यही है। जी वहीं सोनामणि जी, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? रिगार्डिंग बफर्स, तो जो बफर्स तो 20 लाख मीट्रिक टन का वो तो सरकार पहले भी कहती रही है। ये पहले कर चुका है, ठीक है, ये 12 सितंबर को शायद हुआ था। उसके बाद जो सुब्रमण्यम पैनल का रिपोर्ट आ गया, ने उसमें भी रिपोर्ट में वो सपोर्ट किया है, लेकिन उसमें वो भी मेंशन किया है सुब्रमण्यम पैनल में दैट वी शुड इन्वॉल्व प्रोफेशनल एजेंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ द बफर स्टॉक। आई थिंक वी आर actually government is considering to plot some tenders or some expression of interest so that we can manage our pulses, so that we can manage our pulses, so that we can increase the liability of the pulses. We've already plotted the draft expression of interest for that, and then lots of meeting have regarding buffers also. Actually right now we are trying to get a feedback from our agency whether we should go ahead or not. जी, यहाँ पर सरदाना जी जो है कुछ कहना चाहते हैं। जी, बफर स्टॉक पे जो सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी, हमारे पास बफर स्टॉक मैनेजमेंट का पुराना एक्सपीरियंस FCI का है, जहाँ पर हमने वीट और राइस को काफ़ी स्टॉक करके रखा है। कोई हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। दूसरा सबसे बड़ी जो चुनौती हमें जो बफर स्टॉक में जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है, प्रैक्टिकली क्या ये सही है, इस पे चर्चा की आज जरूरत है। 2 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं। 2 मिलियन टन का अगर हम बफर स्टॉक बना रहे हैं आज भी, अगर आप बफर स्टॉक में प्रोक्योरमेंट प्राइस देखें और मार्केट प्राइस देखें, आज आपके बफर स्टॉक का जो दालें आप खरीद के स्टॉक में रख रहे हैं वो बाजार के रेट से महंगी है। उसके बाद जब आप स्टॉक मेंटेन करेंगे तो दालें इंसेक्ट के लिए काफी सेंसिटिव है, इसमें इन्फेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। फिर आप जहां भी बफर स्टॉक रखेंगे आपको हिंदुस्तान के 7.5 लाख गांव तक दालें पहुंचानी है। बिल्कुल। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कोई भी भारत सरकार की ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और दूसरा, जो पैसा इस देश में ब्लॉक होगा, अगर आप उसका ब्याज जोड़ें, आप उस पर जो क्वालिटी लॉसेस होंगे, जो बाकी चीजें होंगी, ये अपने आप में कहीं एक, मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर सरकार ने दिया है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम बफर बनाएंगे। क्या ये व्यवहारिक कदम होगा? हमें इस पे गहन चिंता की जरूरत है आज। और जिस तरह से आज, अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार का जो बफर स्टॉक है वो 90 या 100 रुपए से किलो से सस्ता बैठता होगा, क्योंकि जो भारत सरकार के खर्चे हैं और जो उस एजेंसीज को मैनेज करने के खर्चे हैं वो आपको कम से कम 90 से 100 रुपए किलो। आज प्राइवेट सेक्टर दाल प्रोसेस्ड की भी, जो आप बात कर रहे हैं 100 रुपए की, जो 90 से 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल है। हाँ। और जो आज प्राइवेट मटेरियल जो बाजार में बिक रहा है वो 70 से 80 रुपए किलो दाल बिक रही है। जी, ICR क्या कहना चाहेगा इस बारे में, डॉक्टर वीवी सिंह? नहीं, सरदाना साहब ने बहुत ही सही पॉइंट उठाया है। दालें हर तरह से समस्या वाली बात है। इनका बीज उत्पादन, बीज वितरण, इनको प्रोक्योर करके रखना, फिर दाल बनाना,
यही तो समस्या है। जी। उत्पादन में कोई समस्या नहीं है। और ये इन्होंने बहुत सही बात कही है कि ये भारत सरकार के ने लिया है डिसीजन, लेकिन इसमें समस्याएं बहुत आएंगी। कीड़ों से बहुत नुकसान होगा दालों का। गेहूं धान नहीं है कि इसको बाहर हमने तारपलीन से रख दिया। दूसरी बात कि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तब आपको लाश पर बेचना होगा, तो ये है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं दिखता कि हम कंज्यूमर एट द सेम टाइम उसी समय हम किसान का भी हित कैसे रखें। अब जैसे बताया कि मूंग का उत्पादन ज़्यादा होने जा रहा है, वो एमएसपी के नीचे बिक रहा है जी। हम लोग भी 3-4 स्टेट में, राजस्थान और महाराष्ट्र भी गए, हार्वेस्टिंग हो रही, किसान का माल नहीं बिक रहा है। सरकार को आगे आना पड़ा, वो खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो करना तो पड़ेगा। सरकार को नुकसान हो, लेना पड़ेगा नुकसान। बिल्कुल। या कोई और रास्ता हो, हम एमएसपी फिक्स करें और अपने बिजनेस मॉडल को, ट्रेडर्स को, उनसे भी मिल के करें। जैसा आपने बताया जी। कि भाई एमएसपी के नीचे आप प्रोक्योर नहीं करेंगे। बढ़िया क्वालिटी है थोड़ा बढ़िया दीजिए, कम क्वालिटी है तो कम दीजिए। हो सकता है इन ट्रेडर्स को भी गवर्नमेंट को अगर कुछ पैसा देना पड़े तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, बशर्ते कि गेहूं और धान की तरह प्रोक्योर करके, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, जो दाल हम बफर स्टॉक बनाएंगे उसकी मिलिंग तो यही ट्रेडर करेंगे। बिल्कुल। फिर इनको हमें बेचना पड़ेगा। हाँ। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पर बड़ी ही विचार विमर्श कंज्यूमर अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, प्रधानमंत्री कार्यालय, सब लोग रोज़ चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और ये हमें, जैसे हम तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैं, हम चाहेंगे कि हमारे किसान का हित जो है, जो वो पहले हो, उसकी रक्षा हो। उसकी रक्षा होगी तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो, जैसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेशन है, टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी? टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी। हम चाहेंगे किसान का हित हो और किसान को प्रॉफिट मिले तो दाल का प्रोडक्शन बढ़े जी। उसका हित हो। कंज्यूमर का हित सरकार को देखना है, दूसरे मंत्रालय को देखना है, वो चाहेंगे। तो समस्या दलहनी फसलों की जटिल है जी। तो समस्या जो है वो दलहनी फसलों की जटिल है। यहाँ पर इस दालों का दलदल है जी, दालों का दलदल है। काफ़ी अच्छी जो है ये एक लाइन आपने सरदाना साहब कही है। यहाँ पर सब्सिडी की भी जो है इस रिपोर्ट में बात की गई है। तो सिद्धार्थ जी, 1 से 1,500 रुपए तक की सब्सिडी की बात की गई है, कितना कारगर है ये कदम? नहीं, चूँकि अगर उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसान ज़्यादातर जो उनका फोकस है हमारे यहाँ वो है कि गेहूं या धान की खेती करते हैं ज़्यादातर किसान, जो ट्रेडिशनल क्रॉप है। अगर उसको आपको दाल की खेती की तरफ लेके आना है तो उसको कुछ इंसेंटिव देना होगा, क्योंकि जितना उसको मुनाफा शायद गेहूं या धान में हो वो शायद दाल में ना होता हो। तो उसको, और प्लस इरिगेटेड लैंड में कुछ अगर किसान दाल का प्रोडक्शन करते हैं तो वो और बेहतर है। तो उसको अगर इंसेंटिवाइज करेंगे तभी, क्योंकि अगर आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो वो नई तरह की खेती की तरफ शायद किसान आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि जो उसको आसान दिखेगा, जो वो करता आ रहा है सालों से, तो वो शायद वही करना चाहेगा अगर कुछ आप उसको किसी तरह का इंसेंटिव नहीं देंगे, या आप जिसको सब्सिडी कह रहे हैं उसको इंसेंटिव के तौर पे। सुब्रमण्यम जो कमेटी की सिफारिशें हैं उसमें भी एक सिफारिश ये भी है कि जो किसान दाल की खेती की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है, अगर उनको और उस तरफ लाना है, ज़्यादा जो एरिया अंडर जो है पल्सेस प्रोडक्शन में लाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें उनको इंसेंटिवाइज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात जो शायद सरदाना साहब ने कहा, ये भी एक सच्चाई है कि शायद हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। ये ठीक है कि हम अपने जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, जितने भी ये जो तेज़ी से सरकार इन पर काम भी कर रही है, लेकिन ये बात भी एक सच है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी बनी रहेगी। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि हम बफर स्टॉक रखें ना रखें, लेकिन कुछ चीज़ें सरकार हमेशा नुकसान और फ़ायदे के पहलू से ही नहीं देखती है, क्योंकि सरकार को एक बैलेंस बना के भी रखना है। आप अगर ये बोलेंगे कि हम बफर नहीं बनाएंगे तो शायद प्राइजेस और ऊपर, जैसे अभी पीछे हमने देखा था 200 रुपये किलो तक जो है तूर दाल की कीमतें हो गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को करनी ही पड़ती हैं, और उसमें हमेशा मुनाफा और नुकसान ही नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये जो स्टॉक लिमिट हटाने की बात की गई है और साथ ही ये जो निर्यात प्रतिबंध की बात की गई है, तो एक तो हमारे देश में वैसी पैदावार जो है वो कम है, खपत कम है, तो इसमें फासला ये जो है ये आपको नहीं लगता थोड़ा और बढ़ जाएगा? नहीं, स्टॉक लिमिट अगर आप हटाएंगे नहीं तो जो हमारी जो होलसेल ट्रेडर्स हैं तो वो उसको प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, क्योंकि दाल का प्रोडक्ट, अब हमको दाल का प्रोक्योरमेंट शुरू करना है
तो अगर आपको प्रिक्योरमेंट करना है और एमएसपी पे करना है, अगर आपको इंश्योर करना है कि जो दाल प्रोडक्शन में आई है वो किसान से हम जो है प्रिक्योर करें, अगर आप स्टॉक लिमिट लगा के रखेंगे तो उनमें तो वो कैसे प्रिक्योर करेंगे। दूसरी बात आती है स्टॉक लिमिट लगाने से एक फियर क्रिएट होता है, एक आर्टिफिशियल जो है इंटरवेंशन जिसको आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से मार्केट में होता है, और उसकी वजह से उसका किसान जो होलसेल ट्रेडर्स हैं उनका एक रुझान उसमें जो है वो घटता है। जैसा अभी सरदाना साहब कह भी रहे थे कि जो काफ़ी बड़ा एक कारण है जो कि दाल की कीमतें, जो होलसेल ट्रेड है वहाँ पे दाल की कीमतें कम हैं, लेकिन रिटेल प्राइजेज़ और होलसेल प्राइजेज़ में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो हम लोगों को इस तरह का एक समन्वय बैलेंस बना के रखना होगा, और स्टॉक लिमिट वगैरह कोई बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं देते। अगर आपके पास प्रोडक्शन है तो स्टॉक लिमिट लगाने की कोई जो एक आर्टिफिशियल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक केवल एक फियर साइकोसिस क्रिएट करता है, एक नेगेटिविटी जाती है, पूरे माहौल को बिगाड़ता है। वहीं सोना मनी जी, हर साल जो है एमएसपी बढ़ाती है सरकार दालों के ऊपर, लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, हमने एक स्टडी किया है जो रिगार्डिंग पल्सेस के बारे में, और उस स्टडी में शायद हमारा जो हमने एक एजेंसी एंगेज किया था ना, वो शायद वो लोग ने कुछ इंटरव्यू किया था, वो लोग बोल रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एमएसपी, लेकिन फिर भी अंदर जो हम बफर स्टॉक बना रहे हैं 20 लाख मीट्रिक टन का, नहीं उसमें तो हम फार्मर से ले रहे हैं, क्योंकि हम एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट। फार्मर जो हम राजस्थान में प्रोक्योर कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, उसका एग्रेसिव कैंपेनिंग भी हो रहा है। तो हम शुरू तो कर रहा है, क्योंकि दाल में तो हम फर्स्ट टाइम स्टॉकिंग कर रहा है, क्योंकि राइस फीड तो हम पहले से कर रहा है, इसलिए इस वेल एस्टेब्लिश है, लेकिन दाल में तो हम इस जस्ट इन द नेशनल से, इसलिए शायद लेकिन जो फ्यूचर में हो सकता है इट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो वहीं सरदाना जी आपके पास आना चाहूँगे और आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या बताएंगे इस बारे में। एमएसपी जो है हर साल के सरकार जो है वो बढ़ा रही है, परिणाम अच्छे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कमोडिटी विशेषज्ञ के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप जो भी चीज़ एमएसपी में बदलाव करते हैं और साथ ही साथ आप बाकी क्रॉप्स में भी बदलाव करते हैं, किसान ये देखेगा कि उसको किस फसल में फ़ायदा है। अगर किसान की प्रोडक्टिविटी कम है और एमएसपी बढ़ भी गया, तो जो उसका टोटल क्षेत्रफल है उसमें से जो फसल निकलेगी, जब वो उसको बाजार में लेके जाएगा और जो उसकी लागत है और जो उसको बाजार से पैसा मिलेगा, उसमें जो फर्क आएगा, किसान वो देखता है कि मैं अगर दाल लगाता हूं तो मेरे को 5,000 रुपए बचते हैं, अगर मैं चावल लगाता हूं तो मेरे 15,000 रुपए बचते हैं, तो मैं दाल क्यों लगाऊंगा। और वो लॉजिकल है। बफर की हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर आप बफर बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, बाजार में जो दालें थी आप उसको उठा के गोडाउन में रख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप तो 2 मिलियन टन की शॉर्टेज तो बफर के नाम पे खुद क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल। अब उसको कब निकालोगे, जब रेट बढ़ जाएंगे। आप रेट बढ़ने ही क्यों दे रहे हो, आप उसको बाजार में ही रहने दो, आप बफर बना क्यों रहे हो। तो एक बहुत ही अहम बात जो है वो यहाँ पे सरदाना साहब आपने बोली है। सिद्धार्थ जी आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? एक और महत्वपूर्ण पहलू जो सिंह साहब ने जिसका जिक्र किया कि एमएसपी किसानों को नहीं मिलती है कई बार, क्योंकि इस बार अभी उन्होंने बोला कि मूंग का प्रोडक्शन फिर ज़्यादा हो गया और जो है उसका प्रिक्योरमेंट जो है एमएसपी के नीचे हो रहा है। तो हमें शायद कहीं इस बात पे भी जोर देना है, अगर हमको किसान को उसके ऊपर केंद्रित रखना है कि वो दाल की उत्पादन में लगा रहे, तो हमें इंश्योर करना होगा कि एमएसपी उसको मिले। केवल बढ़ा देने से वो उसका सोल्यूशन होने वाला नहीं है। उसको मिले भी तो सही कम से जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग एमएसपी अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद अगर प्रोडक्शन ग्लट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो उसको एमएसपी मिलती नहीं है, उसका माल उसका कोई वो किसी भी औने पौने दाम पर वो अपना जो है बेच देता है, और उसकी वजह से वो अगली साल उस फसल की तरफ आकर्षित नहीं होता। जी सोना, हम अभी तो एमएसपी में तो प्रोक्योर कर, उसके वजह से मूंग का प्राइस बढ़ गया, फार्मर को तो बेनिफिट हो रहा है। हम अभी कर रहे हैं, पीसेस के अंदर कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट, मूंग का प्रोक्योरमेंट अभी हो रहा है। जी, तो आज के कार्यक्रम का हमारा विषय यही कहता है, दाल एक परिदृश्य। इस पर चर्चा बिल्कुल जारी रखेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ, लेकिन कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 3:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है दालें एक परिदृश्य। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डॉक्टर वीवी सिंह के पास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी दलहन की जो जीएम फसल को प्रोत्साहन करने की जो अनुशंसा यहाँ पर जताई जा रही है, उससे कहीं हमारी खाद्य सुरक्षा को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जीएम फसल को लेकर के इस देश में जो एक तरह का हमारे एक्टिविस्ट और तमाम संगठन जो शंका जाहिर करते हैं वो गलत है। आज जीएम फसलें जो है करीब 3/4 आबादी में खाए जा रहे हैं और कई फसलें हैं, जैसे मक्का और सोयाबीन तो बहुत पहले से जीएम जो है। हिंदुस्तान में, हमारे देश में केवल एक ही फसल है कपास, जिसको कि जीएम के रूप में हम उगाते हैं जी। और उसका भी अगर आप देखते हैं, कपास का भी तेल हम खा रहे हैं। अगर हम आज कह दें कि सरसों का तेल हम खाना चाहें, जीएम कर दें, तो आप हल्ला करना शुरू कर दोगे। इसी तरह से दलहनी फसलों में जो है, और हम जीएम, कोई ऐसी बात नहीं है, जीएम हम ऐसा नहीं हर चीज़ में जीएम लाना चाहते हैं। जहाँ पर हमारा सिस्टम, जो दूसरे संसाधन हैं, दूसरी जो विधियाँ हैं, उससे अगर हम किसी गुण को नहीं कर सकते हैं, तभी हम जीएम की बात करते हैं जी। जैसे दलहनी फसलों में जो है पार्ट बोरर जी, जो एक फली छेदक कीड़ा है, चना और मसूर और अरहर में बहुत नुकसान इससे होता है जी। कभी कभी 30 से 40% नुकसान हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने काम किए हैं और ये परीक्षण में हैं जी। अगर ये आता है तो अरहर की समस्या जो है, अरहर के उत्पादन की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जी। तो सरदाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी आज हमें चाहिए, लेकिन कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर ये चाहता है कि आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, लेकिन कम से कम लेबल पे तो लिखो, ताकि मुझे ये पता रहे कि मैं क्या खा रहा हूँ। आज हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक सब्जी खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ऑर्गेनिक। अगर आप जीएम दाल देना चाहते हो आप दीजिए, लेकिन लेबल पे तो लिखिए कम से कम। पहली बात ही है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी का इशू आता है, ये कभी कभी अगर मैनेज नहीं हो प्रॉपर, ये मार्केट में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए कि आज ये तो अच्छी बात है कि भारत सरकार की जो सरकारी संस्थाएं हैं, आईसीआर है, उन्होंने जीएम टेक्नोलॉजी बनाई। कल को कोई प्राइवेट कंपनी अगर जीएम टेक्नोलॉजी लाती है और वो डिफरेंशिएट करने लग जाती है कि मैं तो राजस्थान के किसानों को दूंगा लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं दूंगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी ओनर हूं। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या हो इस देश की, ये हमें आज तय करना पड़ेगा। अगर हम उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे और मैं मनमर्जी से, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसानों को टेक्नोलॉजी नहीं दूं, राजस्थान के टेक्नोलॉजी किसानों को दूं, तो मध्य प्रदेश के किसान कहां टिकेंगे बाजार में? बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ी सेंसिटिव हैं। हमें इसके जो अमल करने का तरीका है, जो उसको मार्केट में लाने का तरीका है, एक तरफ किसानों का हित और टेक्नोलॉजी में संबंध क्या हो, जो उससे आउटपुट आए उसमें, और कंज्यूमर्स में क्या हो। मान लीजिए कल को, जैसे बहुत सारी दुनिया में केसेस हुए कि मैं व्यापारी हूं, मैं आज वो दालें एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, कल को कोई टेक्नोलॉजी वाला बोलेगा कि साहब ये तो दालें मेरी टेक्नोलॉजी से बनी है, मेरी जीएम टेक्नोलॉजी है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या आप कहीं इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लेके आओगे? तो हमारे देश में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या होगी और उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो क्या होंगे, ट्रेड पॉलिसी क्या होगी, कंज्यूमर पॉलिसी क्या होगी, इस पे भी चर्चा की जरूरत है। ये हमें तैयारी करनी चाहिए टेक्नोलॉजी लाने से पहले। तो क्योंकि अगर आज आप टेक्नोलॉजी ले आए और कल को अगर आपने कानून बदला, तो जो लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो एतराज करेंगे कि आपने हमें पहले नहीं बताया था। जी, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब जीएम टेक्नोलॉजी पे काफी काम कर रहा है इनका डिपार्टमेंट, आप भारत सरकार को प्रपोज करिए कि लेट अस फर्स्ट ब्रिंग ए टेक्नोलॉजी पॉलिसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, फिर आप टेक्नोलॉजी ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल। तो इन पॉलिसीज को जो है वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर सोनामणि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उपभोक्ता के नजरिए से अगर आप देखें तो आप क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके के कदम उठाए जाएं कि उपभोक्ता को भी नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ जो हमारे किसान हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे? क्या बताना चाहेंगे आप इसमें? गवर्नमेंट तो काफ़ी स्टेप 2006 से पल्सेस का जो अवेलेबिलिटी एनहांस करने के लिए काफ़ी स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहा है। सबसे शायद 2006 में हमने शायद इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया। आजकल जो पल्सेस का इंपोर्ट ड्यूटी 0 है और एक्सपोर्ट बैन भी शायद, एक्सपोर्ट बैन अभी भी है एक्सेप्ट फॉर सम पल्सेस लाइक काबुली चना एंड देन 10,000 मेट्रिक टन पर एनम
आई मीन फॉर ऑर्गेनिक पल्सेस एंड लेंटिन, और स्टॉक में तो अभी भी है, शायद सितंबर तक है, शायद ये शायद एक्सचेंज भी हो जाएगा। और जो हमारा जो पीएसएफ के अंदर जो गवर्नमेंट एक स्कीम चला रहा है, जो प्राइस पीएसएफ, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसकी 3 पिलर है जब ये वाला स्कीम का। एक तो डायरेक्ट परचेस फ्रॉम द फार्मर, ठीक है, और उसका सेकंड पिलर है क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक ऑफ कमोडिटीज लाइक सेंसिटिव कमोडिटीज लाइक ओनियन, पोटैटो एंड पल्सेस, और उसका थर्ड पिलर है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग आई मीन दो सेंसिटिव कमोडिटी एट रीजनेबल रेट, ठीक है। वो और उसके अलावा हमने चाइना में वो फ्यूचर ट्रेडिंग हटा दिया, और चाइना में हम एक्चुअली अब कमोडिटी एक्सचेंज में अब चाइना में न्यू कॉन्ट्रैक्ट परमिटेड नहीं है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहे, ठीक है, उसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन फ्यूचर ट्रेडिंग बैन है, और टूर एंड वुड में ऑलरेडी फ्यूचर ट्रेडिंग अंडर सस्पेंशन है सिंस 2007। और प्राइवेट के साथ बोल सर भी बोल रहा था, सो गवर्नमेंट एस्टिमेट और प्राइवेट एस्टिमेट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक्चुअली वी आर प्लानिंग मंथली रिव्यू मीटिंग इवन विद importers association, all those and all other stakeholders from agriculture, and then government import भी कर रहा है, शायद under the buffer stock we are planning to import around 10 लाख metric ton, और उसके अलावा हम स्टेट को भी रेगुलरली लिख रहा है रिगार्डिंग स्टॉक लिमिट, और and then establish a proper mechanism for distributing pulses, और हम स्टेट को भी सब्सिडाइज पल्सेस दे रहा है, और दिल्ली में भी हम थ्रू केंद्र बंदा एनसीसीएफ हम सब्सिडाइज तूर उड़द चना दे रहा है। और प्लस मैं कहना चाहता हूँ unless I mean there is active cooperation from the state and other stakeholder, it will be very difficult for the government to control prices on its own. बिल्कुल, so we seek cooperation from all stakeholders. तो there should be cooperation from all the sides. बिल्कुल। यहाँ पे सिद्धार्थ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका नजरिया क्या है इसके अंदर, आपके सुझाव क्या रहेंगे? देखिए, मुझे एक जो बेसिक कमी लगती है, जब तक कोई समस्या नहीं होती है तो हम लोग एकदम उसको नॉर्मल रहते हैं उसके अंदर। हाँ, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। जैसे ही समस्या आती है तुरंत हम शॉर्ट टर्म मेजर्स देखते हैं। तो मेरे को जो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनके बीच में एक कांस्टेंट इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, अगर वो उसकी कोई एक इस तरह का एक मैकेनिज्म बन जाए तो मुझे नहीं लगता है कि समस्या इतनी जटिल है कि उसका सोल्यूशन ना निकाला जा सके। जैसे सरदाना जी बोल रहे हैं या सिंह साहब बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास दूसरे और साधन हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक भागीदार होना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही अकेले इस पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार है या वो कंट्रोल करना चाहती है। वो कह रहे हैं एक टीम इंडिया अप्रोच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है एक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड आई एम श्योर कि चीज़ों पे जो है हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और कीमतें भी एक सीमा में रह सकती हैं। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी सरदाना जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हमने पहले हमारी सारी दालें जो थी वो कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड होती थी। वहाँ पे जो मार्केट का जो सेंटीमेंट्स था वो आपको एक्सचेंज पे एडवांस में दिख जाता था। हमने उस कांच को ही तोड़ दिया, हमने उसको वहाँ से हटा दिया। आपके पास एक इतना अच्छा टूल था आपको एडवांस में बताने के लिए कि देखिए महंगाई बढ़ने वाली है, बाजार में डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो रहा है। आपने उस सिग्नल को समझने की जगह आपने उस सिग्नल सिस्टम को ही बंद कर दिया। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि दालें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं किसान की। अगर आपको लगता है कि कमोडिटी एक्सचेंज रेट बढ़ाते हैं तो जिस भी कमोडिटी की मार्केट रेट से नीचे, एमएसपी से नीचे अगर किसान माल बेच रहा है, आप उस सबको एक्सचेंज पे ले जाइए, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, ज्यादा बायर्स मिलेंगे, आपका रेट वापस एक लेवल पे आएगा। मुझे लगता है कि सरकार को इस इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। हमने आज तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जितनी समझ की जरूरत थी शायद हमने उतना एफर्ट नहीं किए हैं। हमारा पूरा फोकस रहा था प्रोडक्शन पे, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स कैसे काम करती हैं ये कहीं ना कहीं शायद हमें अभी समझने की जरूरत है। और वहां पे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस है वो हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। सरकार पूरी जानकारी सरकार के पास हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। उतनी ही जानकारी प्राइवेट सेक्टर के पास है। हम लोग भी खेतों में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, और शायद हम ज्यादा किसानों के कांटेक्ट में, क्योंकि हमें रोज माल उनसे खरीदना बेचना है। तो मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी की जरूरत है डिसीजन मेकिंग में। छोटे छोटे जब महंगाई बढ़ती है उसमें आप पैनिक रिएक्शन मत लीजिए, आप नुकसान ज्यादा कर बैठते हैं।
और यही मेरा निवेदन है भारत सरकार को कि आप मैच्योरिटी को दिखाइए, आप बाकी स्टेक होल्डर्स को साथ लाइए, हर चीज को जिसको आपको बुरा लगता है उसका आप दूसरा पहलू भी देखिए और एक नया रास्ता निकालिए। जी, वहीं अंत में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे कदम उठाए जाएं, कौन से ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे पैदावार जो है दाल की भारत देश में बढ़े और दूसरी ओर जो आयात है वो हमें कम करना पड़े? देखिए, पहली बार देश में दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को किसान तक ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं। और लेकिन उत्पादन उससे नहीं बढ़ेगा। क्या किसान इन टेक्नोलॉजी को समझ पा रहा है? समझ पा रहा है, किसान पैदा कर रहा है। लेकिन जो सरदाना साहब ने कहा, इससे मैं बहुत सहमत हूँ हद तक, कि जब तक एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट फार्मर्स फ्रेंडली नहीं होगा, किसान को ये स्थिर मूल्य नहीं मिलने की वो होगी, तब तक उत्पादन जो है एक सीजन बढ़ेगा, एक साल बढ़ेगा, फिर घट जाएगा। और ये अगर चलता रहा तो दाल के लिए ना कंज्यूमर के लिए अच्छा है, ना जो है किसान के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। अगर प्राइस स्थिर होता है तो उत्पादन अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है उत्पादन बढ़ाने के लिए। हम 150 जगह पर पूरे देश में 150 दलहन उत्पादन जिलों में ICR अपनी तरफ से सरकार ने पैसा दिया है, उसको बीज मुहैया कराने जा रहे हैं। बीज भी, जैसे ये प्राइस दलहनी फसलों के दालों का घटता बढ़ता है, वैसे बीज का भी घटता बढ़ता है। हम ब्रीडर सीड उत्पादन करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट कॉर्पोरेशन को देते हैं। पता लगा उनकी कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि हम 80 रुपया में खरीदेंगे किसान पर, वो सब बीज किसान के यहाँ पैदा होता है जी। उस समय बीज वहाँ उसका ग्रेन बिक रहा है 150 रुपये में, तो सीड कंपनी को बीज नहीं देता जी। तो सारा प्रॉब्लम यहाँ से है। तो जब तक एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट फार्मर फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होगा, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो ये जो चक्र है ये चलता रहेगा। लेकिन उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं पूरी हैं। किसानों के पास दलहनी फसलों के लिए बहुत रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। एक सिंचाई, बरानी क्षेत्रों में एक सिंचाई केवल, उसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। फसल को मरने से आप बचा लीजिए जी। बहुत प्यास लगी हो, आगे एक बार पानी दे दीजिए, बस। बहुत लंबा आपने किया है, उतना देने से 30 से 40% उत्पादन बढ़ सकता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना भी सहयोग कर रही है, और दलहनी फसलों के गाँव में जिलों में ज़्यादा इसको करने का प्राविधान किया गया है इस परियोजना में। तो मैं नहीं समझता, टेक्नोलॉजी, किसान, रिसोर्सेस और अब जो इतनी बड़ी स्कीम भारत सरकार ने दी है, तो उत्पादन तो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथ साथ ये मार्केट प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस भी, हमको एक्सपोर्ट भी करने दीजिए। जी बिल्कुल। अब मूंग हमारा ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट करने दीजिए, चला जाए तो हमारा रबी और उसमें फिर मूंग बढ़ेगा जी। तो ओवरऑल मिला के हमारा ये कहना है, और जी। उम्मीद है कि दालों का उत्पादन बढ़ेगा जी। तो यहाँ पर डॉक्टर सिंह, विजय सरदाना जी और साथ ही सोनामणि जी और सिद्धार्थ जी, आप लोग यहाँ पर आए और इतना अहम समय जो है वो इस कार्यक्रम के लिए दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का विषय था दलहन एक परिदृश्य, और इस पर हमने बहुत से पहलुओं को समझा, बहुत से पहलुओं को जाना। काफ़ी सुझाव भी जो हैं हमारे पैनलिस्ट के ज़रिए यहाँ पर मिले हैं, और आशा करते हैं कि इससे आगे जाके देश को और जो हमारे किसान हैं और साथ ही जो हमारे दलहन के उपभोक्ता हैं उनको काफ़ी जो है वो लाभ पहुँचे। अगली बार आप सभी से फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, फिर से करेंगे एक नए विषय पर विचार विमर्श। तब तक के लिए मुझे दीजिए आगे और आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।